मुझे लगता है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग में थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, और फिर 2021 में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अरूज पे थी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त पार्टी को छोड़ देना, तो मुझे लगता है कि आज की हमारी गुफ्तगू जो है वो बड़ी शानदार होने वाली है। सारी हकीकत जाके खान साहब को बता दी थी, जब को बता के आया था उसके बाद मेरे टिकट होल्डर से नाम भी निकल गया, उसके बाद FIR भी उन्होंने कटवा और दी। हकीकत क्या थी वो? हकीकत ये थी कि ऐसे मामले सब नंगे हैं। अब मैं नाम लूंगा तो आप बताएंगे या खुद बताएंगे? फराग गोगी का क्या किरदार था, जमील गुजर का क्या किरदार था, और मुहतरमा माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए साहबका खातून में अव्वल जिसको पीनी साहबा का दर्जा दिया गया था। मैं कहता हूँ जो ज़ाती हैसियत में आपने देखा या ऑब्जर्व किया या वो बताइए बात। 4 साल के अंदर कितने लाहौर के CCP चेंज हुए, कितने पंजाब के IG चेंज हुए, कितने लाहौर के DIG चेंज हुए, और भाई 6-6 महीने की बंदर बाट का एक पीरियड होता था, कितने DC कितने चेंज हुए, AC रोज चेंज होते थे हर डिवीजन के। आपसे किसी ने पैसे मांगे थे पार्टी में? हाँ मांगे थे। कितने? वो मांगे थे करोड़ों में? हाँ थे। फ्रंटमैन था, फ्रंट वुमन थी? भाई एक साफी था। अब मलिक साहब नाम बताएं, ऐसे कैसे? नाम यही है, ऐसे कैसे? ऐसे नहीं, काफी आपकी तस्वीरें, काफी आपकी वीडियोस देखी जो मुख्तलिफ टिकटॉकर्स के साथ थी। मेरा एक छोटा भाई बना हुआ है, सिर्फ उसके साथ ताल्लुक था, है और रहेगा, लेकिन उसकी हद तक उसका नाम रजब। फ्रॉड ना हो, बाकी जो है वो चीज आपकी फ्रॉड कब होता है, यही बात है। ये बात आपको मैं टिप देता हूँ, मेरे वाले साहब कहते होते थे। सही लगाने का मतलब तो ये है कि रिश्वत दी जाए, तो रिश्वत देने को जायज समझते हैं? नहीं, आप काम नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर। गाड़ियां ना गिफ्ट कर देते हो आप? नहीं, एडा में चंगा नहीं है, गाड़ियां गिफ्ट करनी है मैंने। खान साहब करप्ट हैं? एक बात हकीकत है, ये खान साहब भी करप्ट थे। दैट्स द आंसर। सारी दुनिया कह रही है पीनी साहिबा ने खाना खराब कर दिया है। सिर्फ खान साहब की बात ठीक, चलो ठीक है भाई, मैं इतनी क्या बहस। नहीं बहस नहीं है। आप अल्लाह खान साहब का भी भला करे। आप इरिटेट क्यों हो रहे हैं? मैं इरिटेट नहीं हो रहा, एक हकीकत को हकीकत भी ना बयान करूंगा। करे ना, ये तो कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट में। उसामा तैयब, बहुत से हमने चैनल्स के अंदर आज के जो हमारे मेहमान हैं उनको दावत दी, उनको मदऊ किया। इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहीं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, और उसके साथ साथ ताजर बरादरी की एक बड़ी मैं समझता हूँ कि मुस्तनद आवाज़। तो मुख्तलिफ डोमेन्स में हम इनको ज़हमत देते रहे, इनके साथ प्रोग्राम्स करते रहे। मैं जिक्र कर रहा हूँ मलिक ज़मान नसीब साहब का, बड़े प्यारे हमारे भाई हैं, और अरसे बाद इनसे मुलाकात हो रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे। आज मैंने दावत दी है इनको, और ये इनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। मलिक साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? आपके तारुफ के इतने हिस्से हैं कि आपने आगाज़ किया एक छोटे से उससे कारोबार से आगाज़ किया, और फिर देखते ही देखते माशाल्लाह अल्लाह ने बरकत डाली उसमें, और आज माशाल्लाह आप जिस तरह से अपने उसी कारोबार के साथ साथ दीगर चीज़ों को भी लेके चल रहे हैं, और मज़ीद आपके कारोबार जो है वो चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, डाई हार्ट फैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के शौकत खानम के लिए फंड्स इकट्ठे करना। मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ और फिर जो है वो 2007 में बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन करना, और वो तो मुझे लगता है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग में थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, और फिर 2021 में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अरूज पे थी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त पार्टी को छोड़ देना, और फिर जो है वो IPP को ज्वाइन करना, और फिर लाहौर की सदारत। तो बड़े मुख्तलिफ पहलू हैं। तो मुझे लगता है कि आज की हमारी गुफ्तगू जो है वो बड़ी शानदार होने वाली है, जो हम उस पर करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि जब कारोबार करते हैं तो उसमें कामयाबी का जो राज आपने दरियाफ्त किया वो क्या मिला आपको? बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़े ताल्लुकात, या तसलसल? क्या चीज़ है, मेहनत क्या चीज़ है जिसने बरकत डाली? देखिए, इसमें कोई तसलसल नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई कुछ नहीं। सबसे पहले अगर जिससे को कारोबार करना है तो वो डिपेंड करता है उसकी नीयत के ऊपर, कि उसकी नीयत क्या है। अमाल का दारोमदार नीयत के ऊपर है। तो बिजनेस करना है तो पहले उसने किस नीयत से ये बिजनेस करना है, उसका प्लान क्या है। पहले तो मैं उसका मेन सतून ये कहूँगा। दूसरा, कारोबार करना है तो आप जितनी भी मालियत है
अगर आपने 1000 रुपये में से करना है या आपने 10 लाख में से करना है तो उसका एक छोटा सा कुलिया है, सिंपल सा, तो मैं हर किसी को कहता हूँ कि वो कर ले, तो उसके कारोबार को खुद ही अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी भाग लगा देगा। वो सिंपल सा कुलिया क्या है, अगर आपके पास 10 लाख है तो आपने उस 10 लाख से कारोबार को स्टार्ट किया है तो पहले उस 10 लाख की ज़कात निकाल दो। ज़कात निकालो और अपने अल्लाह के साथ वादा कर लो कि अल्लाह के साथ तिजारत करनी है। अल्लाह ताला आपको गैबी खजाने से इस तरह मदद कर देगा कि आपकी सोच नहीं होगी। उसके बाद फिर आपके कारोबार की स्ट्रेटजीज आएगी कि आपने किस निवेश से कारोबार करना है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है, उसको किस तरीके से आगे लेके चलना है, वो एक अलग टॉपिक आ जाता है। तो ये तो मैं आपको सिंपल सा एक फार्मूला बता रहा हूँ, जो सा मर्जी कारोबार कर लिया उसमें एक हिस्सा रख दें जो आपने अल्लाह की राह में खर्च करना है ज़कात देने के बाद। ज़कात तो दो 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ है फ़र्ज़, वो है ज़कात। दूसरी चीज़ है खैरात, ये फ़र्ज़ नहीं है लेकिन खैरात निकालनी चाहिए, अल्लाह के करीब हो गए, अल्लाह के साथ तिजारत करो। और तीसरी चीज़ सदका। सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि करोड़ों बलाओं को टाल देता है। तो इसमें तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। यहाँ पे तो आपके अपने बड़े अजीज़ होते हैं, अगर आप थोड़ा सा ऊपर जा रहे हो तो ऐसी नज़र से आपको देखेंगे कि आपकी सोच नहीं है, नज़र तो पत्थर भी पार देती है। तो उसका हल क्या है? सदका। और मैं आप की आमद से फ़ायदा उठाते हुए सदका के बारे में एक बात जो है वो ज़रूर करना चाहूँगा यहाँ पे कि हम थोड़ा सा ना मिसकंसेप्शन का शिकार हैं सदका को लेके। मैंने जितना पढ़ा, मैंने जितना उलमाए कराम से सुना, तो सदका आप जब अपने माँ बाप के ऊपर भी खर्च कर रहे होते हैं तो वो भी सदका होता है। हम क्योंकि सोसाइटी ऐसी में रहते हैं कि सदके का लफ्ज़ ये लिया जाता है कि गरीब गुरबा पे लगाया जाए। फिर सदके के बारे में ये है कि खाना खिलाना, हम उसका तो बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन बदन ढांपना, कपड़े जो है वो, उसके ऊपर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहकामात हैं सदके को लेके। तो ये इन चीज़ों पे भी करना चाहिए, लेकिन वो अपना अपना जैसे भी करें, जिस भी तरीके से करें। जो एक कॉन्सेप्ट है ना वो ये है, सदका किसी को भी देना तो बता के देना, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको एक आसान वर्डिंग में बताता हूँ, ज़रूरी नहीं कि जिंदा बंदों के लिए सदका होता है। आपके लवाकिन, मेरे वालदैन, मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, अल्लाह पाक उनको कब्र को जन्नत नसीब करे, इंतकाल कर गए, मैं तो उनके नाम को भी सदका निकालता हूँ। बिल्कुल सही। जो आपके लवाकिन जो दुनिया से इंतकाल कर चुके हैं उनके नाम को भी सदका निकालें आप। ये भी आप किसी उलमा से, किसी मुफ्ती साहब से पूछेंगे, वो आपको बताएंगे। ये मैंने पूछा हुआ है, कभी कुरान मजीद में इरशाद मुबारक सबसे बेहतर है ही ये कि वो उनको सवाब पहुंचता है और उनके जो दर्जात हैं वो अल्लाह बुलंद करता है। अल्लाह बुलंद करता है। ये बल्कि इस पे इख्तलाफ इस बात पे भी है, मैं तो खैर इससे इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन इस पे इख्तलाफ भी है कि जो हम तिलावत करके पढ़ के बख्शने की बात करते हैं वो जाता है नहीं जाता, लेकिन ये जो है ना, ये नेक अमल है ना। आप सदका तो खर्च करने की बात कर रहे हैं, औलाद का नेक अमल भी सदका है जाने वाले वालिदैन के लिए। यहाँ पे ना पाकिस्तान के अंदर जिस बंदे के पास जाओगे ना फिरके के, वहाँ पे उनकी एक अपनी अपनी लॉजिक है। मैं माज़रत से ये लफ्ज़ कहूँगा, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी कहूँगा, क्योंकि पता नहीं इस बात को कोई गलत रंग ना देते। मैं सिर्फ एक चीज़ कोट करूँगा, जब हम अल्लाह ताला के घर जाते हैं ना तो वहाँ पे ना हमें नहीं पता हमारे साथ कौन खड़ा है। किसी ने हाथ ऐसे रखे होते हैं, किसी ने हाथ ऐसे रखे हैं, किसी ने हाथ ऐसे रखे हैं, सब वहाँ पे एक है, उनको आज़ादी है, वहाँ पे कोई बात नहीं होती, वहाँ पे कुछ नहीं होता। ये सारी बातें पाकिस्तान में क्यों होती है? क्या वजह? वजह सिंपल है, हर किसी ने अपनी अपनी रेट की मस्जिद बनाई हुई है। तो मैं खुदारा इस चीज़ का ज़रूर कहूँगा, हमारे जो आला काम है, हमारे जो आलिम दीन है, वो बैठ के इस मामले को भी अच्छे तरीके से हल करें, क्योंकि बैठने से ही मसले हल होते हैं। इख्तलाफात से बाहर निकले, इख्तलाफात से बाहर निकले। आज आप देख लें जंग का माहौल है और आज अल्हम्दुलिल्लाह
सारी कौम यकजुबान हुई हुई है। और आपको मुबारक हो, आपने इतनी शानदार रैली निकाली है आज, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना मैं तो आया हूँ रैली निकाल इतना के। जबरदस्त आपने जो है वो लोग आपके साथ थे। और आज यकीन माने हुब्बुल वतनी ऐसी जज्बात आज उमड़े हैं, मैं तो कहता हूँ अभी मुझे कसम तो मैं अभी बॉर्डर पे जाऊं, अगर मेरे अंदर आ रहे हैं तो हमारे नौजवान के अंदर कैसे आ रहे होंगे। आप भी नौजवान ही हैं अभी। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज हिंदुस्तान ने उस कौम को दोबारा जगा दिया है जो 1965 के बाद सो गई थी। जागे हम, अब हम तैयारी में हैं। हम कहते हैं एकदम जंगी हो, मौत कबूल है, जंग हो जाए। अब पीटीआई से राहें जुदा करने की क्या वजह बनी? पीटीए से राय जुदा करने की बेतहाशा वजह बनी है। बड़ी बड़ी वजूहात बताएं। बड़ी बड़ी वजूहात ये है कि आप पे तो मेरा ख्याल एफआईआर भी कटवाई थी। वजह ये थी कि मैंने सही सारी हकीकत जाके खान साहब को बता दी थी। जब को बता के आया था उसके बाद मेरे टिकट होल्डर से नाम भी निकल गया, उसके बाद एफआईआर भी उन्होंने कटवा और दी। हकीकत क्या थी वो? हकीकत ये थी कि ऐसे मामले सब नंगे हैं। जो कहा जाता है कि अब मैं नाम लूंगा तो आप बताएंगे या खुद बताएंगे? नाम ना ही ले, बस किसी का पड़ता है वो काफिर अंजाम तक पहुंचे हुए हैं, मैं उनको क्या कहूँ। अल्लाह उनको नेकी की हिदायत दे। मेहनत की हमने, जलसों में हम मेन किरदार अदा करते थे। पहले ताजरों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी, मैं लाहौर का जनरल सेक्रेटरी था 2011 में। 2011 से लेके 2013 तक फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मैं सेंट्रल पंजाब का प्रेसिडेंट आया ट्रेडर विंग का। उसके बाद फिर कई मामला हुए, हम लगे रहे, चलते रहे, चीज़ें होती रही। 2018 का इलेक्शन आ गया। हमने सारी ज़िंदगी अपोजिशन की जमात की सियासत की थी। हमें कहा जाता था वो चोर है, वो लुटेरे हैं, वो डाकू है, लूट के मुल्क को खा गए, कर्जे बढ़ा गए और उन्होंने अपने सिर बना लिए, वो छोड़ के भाग गए। हमारे दिमागों में ये बात डाली गई। और जब 2018 की हुकूमत आई, पता चला चोर कौन है, डाकू कौन है, पता चला पैसा कैसे कमाया जाता है, पता चला 5 क्लब क्या है, 8 क्लब क्या है, क्लबों के अंदर मिस्टर हाउस किसको कहते हैं, इसको किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, इसमें कैसे एक खूबसूरत सा गुलदस्ता वसीम अकरम प्लस की शक्ल में आ गया, वो बंदे को कैसे चलाया जाता था, कौन चला रहा था, कौन इसको आगे लेके आ रहा था, पीछे से फराग गोगी का क्या किरदार था, जमील गुजर का क्या किरदार था। और मुहतरमा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, साबका खातून में अव्वल जिसको पीनी साहबा का दर्जा दिया गया था, उनका क्या किरदार था। क्या किरदार था इन तीनों सारे का? किरदार ही उनके थे, सबको पता है। तीनों के मुझे किरदार, एक आपने बताया जमील गुज्जर, एक आपने बताया फरागोगी, एक आपने बताया खातून साहब का खातून अव्वल। तो मैं कहता हूँ जो ज़ाती हैसियत में आपने देखा या ऑब्जर्व किया या वो बताइए बात। मैंने देखा कि वहाँ पे बंदर बाउंड होती थी। डीसी का अलग रेट था, एसी का अलग रेट था, सीसीपीओ का अलग रेट था, डीआईजी का अलग रेट था। हर किसी के रेट निकले हुए थे। आप दुगना, जब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, बुजदार की हुकूमत कितनी देर रही पंजाब में? अप्रोक्सीमेटली 4.25 साल के करीब ऐसे ही गुजरी। 4.25 साल के अंदर कितने लाहौर के सीसी पे चेंज हुए, कितने पंजाब के आईजी चेंज हुए, कितने लाहौर के डीआईजी चेंज हुए। और भाई 6-6 महीने की बंदर बांट का एक पीरियड होता था। कितने डीसीओ को, डीसी कितने चेंज हुए, एसी रोज चेंज होते थे हर डिवीजन के। ये इनकी आपस में मांड वाली होती थी। इसको मैं लफ्ज का नाम दूंगा मांड वाली। ये गैंगस्टरों में ये मांड वाली का लफ्ज निकलता है। मुक मुका, हाँ भाई कौन से ठाने लगाने वाले, हाँ भाई, ये चीजें थी। आज गवर्नमेंट है, आज इस गवर्नमेंट को ये बता दें कि इस आईजी पंजाब को लोगों कितनी देर हो गई है? कम से कम 3 साल तो हो गए, 2.5 साल तो हो गया। यही सीसीपीओ लोगों को, ये क्यों नहीं चेंज हुआ? डीआईजी क्यों नहीं चेंज हुआ? ये लोगों को हुकूमत करनी आती है, हुकूमत चलानी आती है, ये यूटिलाइज करना जानते हैं। साहब का दौरे हुकूमत में क्या था? नवाज शरीफ की जो हुकूमत गई थी, वो क्या बयानिया लगाया गया था, क्यों लगाया गया था, किस लिए लगाया गया था? अब जब उसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट आने के बाद पंजाब का खूबसूरत गुलदस्ता जिसका नाम वसीम अकरम प्लस रखा था, वो क्या करता था? उसका क्या उसकी बेबसी थी? क्यों नहीं वो चला सकता था? चलाने वाले कौन थे? फिर बाद में उनको भगाया किसने?
फिर किस तरीके से क्या लेके गए, ये इनकी आपस में बंदरबांट होती थी। और ये किसी अदारे से कोई डकीचो भी बात नहीं है। आप किसी भी बैरोक्रेट से पूछ लें, जो उस दौर में लगा था उससे हलफ उठा के पूछे कितने पैसे दे के लगा था, वो आपको सब बता देगा। ये चीज़ें कुछ मैंने बता दी तो मेरे दुआले हो गए। फिर बाद में मेरा टिकट होल्डर से नाम भी निकल गया। आपसे किसी ने पैसे मांगे थे पार्टी में? हाँ मांगे थे। कितने? वो मांगे थे करोड़ों में? हाँ थे। फ्रंटमैन था, फ्रंट वुमन थी? भाई एक साफी था। तुम्हारे नाम वो फ्रंटमैन था उनका। बिल्कुल सही। काम क्या था? काम ये था, एक चेयरमैनशिप आनी थी। अच्छा। हाँ आपके नाम की? मेरे नाम की आनी थी। नहीं मिली तो फिर मैंने बताया, और बताने का चोर ये हुआ कि मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, मैं बुरा बन गया। मैंने जब इमरान खान को बताया था तब भी एक इमरान खान के खास बंदे को मैंने अच्छे वाले पैसे दे के उससे नंबर लिया था। मलिक साहब नाम बताएं, ऐसे कैसे? नाम यही है। ऐसे कैसे? ऐसे नहीं, ऐसे ना करें। नहीं अच्छा पता तो बताए ना। देखिए मेरी बात सुनिए, लोगों के साथ मेरा अच्छा वक्त गुजरा हुआ है। अब वो कहेगा यार क्या अब इस वक्त आके मैंने नाम बताना। सबको पता है वो कौन था कौन नहीं था। That was the turning point of your politics. इतने साल साथ रहना। टर्निंग पॉइंट ये नहीं था मेरा। टर्निंग पॉइंट ये था कि जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था, मैं गवर्नमेंट का एक हिस्सा था, तो मैं इतना बेबस था कि मैं अपनी वालदा को अस्पताल दाखिल करवा सका। कोरोना हुआ था तब, कोरोना के दिनों में मैं अपनी वालदा को हॉस्पिटल दाखिल नहीं करवा सका था। और गवर्नमेंट का मैं खास बंदा था। और एक अल्लाह का फरिश्ता आया जिससे मेरा कुछ ज़ाती ताल्लुक़ था, जिसकी वजह से मैंने अपनी वालदा को CMH में दाखिल करवाया था। और आज भी उस बंदे का मैं एहसानमंद हूँ, और सारी ज़िंदगी में उस बंदे का एहसानमंद रहूँगा। मेरी 20 दिन वालदा जगह नहीं थी अस्पतालों में, प्राइवेट दूसरे जगह थी नहीं थी, जो भी था मुझे इतना पता है कि मेरा काम नहीं होगा। मैं अपनी वालदा को गाड़ी में बिठा के, ऑक्सीजन सिलेंडर था मेरी वालदा का, वो मास्क लगा हुआ था, कभी मैं किसी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कभी मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहा हूँ, पैसे पकड़ा रहा हूँ कि ये रख लो, मेरी वालदा को एडमिट करवा लो। नहीं, मिनिस्टर साहबा को फ़ोन किया, नहीं, कौन से बंदे को फ़ोन किया, कोई चक्कर नहीं। सारी ज़िंदगी इस पार्टी के लिए रही। मैं अपनी वालदा को दाखिल नहीं करा तो मैं कहता दफ़ा दूर ऐसी भी पार्टी। नफरत हो गई थी मुझे सियासत की। बात है 2020। फिर भी लेकिन आप 1 साल रहे, खामोशी कर लिया। मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था 26 जून 2020 को। उसके बाद मैं किसी हिस्से में नहीं शामिल हुआ। फिर बाद में 4 माह बाद 5 माह बाद मुझे फिर वही एक हुब्बुल वतनी अपने जागी वही इमरान खान की। मैंने कहा मैं उसको जाके बता के आऊँगा कि ये चीज़ें हुई थी, और बताने का जोर हुआ, हर चीज़ से नाम निकल गया, FIR ही हो गई। फिर उसके बाद IPP क्यों? बेसिकली IPP का तब कोई वजूद नहीं था। ऐसे ही IPP का वजूद आया 2023 में। बेसिकली मेरा PTI में मैं अगर किसी के क्लोज था तो अब्दुल अलीम खान साहब और शुएब सिद्दीकी साहब के साथ मैं बहुत क्लोज था। इनके साथ मेरा भाइयों वाला ताल्लुक था। ओके। और जब उन्होंने ये एलान बगावत किया, जो कुछ उनके साथ हुआ था वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि यार मेरा एक ग्रुप यही है, मेरे साथ प्यार भी बहुत ये करते हैं, तो मैं इनके साथ ही अटैच हूँ। और मैं उनके साथ ही अटैच था, तो उनके साथ ही आया। तुम जब ये जमात आई तो मैं भी जमात का हिस्सा था। तो अभी सदारत है आपके पास लाहौर की, तो कैसे मामला चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे मामला चल रहे हैं। मैं आपको ये यकीन नहीं कराता हूँ कि इंशाल्लाह हम पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ से नज़र आएंगे। आप अच्छे मामलात में नज़र आएंगे, हर जगह आपको हम नज़र ज़रूर आएंगे।
इस चीज़ की आपको मैं यकीन दहानी कराता बिल्कुल सही। अच्छा, थोड़ा सा ज़ाती ज़िंदगी पे फिर आ जाते हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों मुबारक हो, आपकी बेटी की शादी हुई है हूँ। माशाल्लाह। मुबारक जी। बड़ी खबरों की ज़ीनत बनी, बहुत पैसा, बड़ी बड़ी बहुत बड़ी शादी। क्या उसके पीछे क्या था कि इतना उसको जो है वो इतनी वेटेज मिली उसको? देखिए, पहली बात तो मैं आपको आपके प्रोग्राम में बड़े फ़ख्र से कहूँगा, ये कोई पैसा पॉलिटिशियन ऐसा क्या बात करने वाला नहीं होगा, क्योंकि आपने भी सारी ज़िंदगी सहाफ़त में गुजारी है। तो आप किसी एक आधे पॉलिटिशियन से एक बात कहेंगे ना, तो वो एक बार सोचेगा ज़रूर। मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं रिज़्क़ हलाल कमाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का मेरे पे ये सबसे बड़ा करम है। ना मैं कोई हराम की तरफ देखता हूँ, ये अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत है, ना मैं उस साइड पे जाता हूँ। बेटी की, मेरी पहली बेटी की शादी, तो बंदा अपने बच्चों के लिए कमाता है, किसके लिए कमाता है? तो हमारे में ना एक कहावत है, मेरे वालिद साहब कहते होते थे, जब कोई आप प्लाजा बना रहे हो या कोई घर बना रहे हो ना, तब बोरी का मुंह खुलता है ऊपर से लगाओ। ये टाइलें आ गई हैं, ये सरिया आ गया, ये सीमेंट आ गया, वो आप देख देख के लगाते हो, गिन गिन के लगाते हो, हिसाब किताब। जब किसी बच्चे की शादी हो ना, तब नहीं देखते, तब बोरी का मुंह नीचे से खोलो, क्या लग रहा है? अल्लाह नबी के सुपुर्द, अल्लाह नबी के सुपुर्द। हर माँ बाप कोशिश करता है उसके बच्चों की अच्छी शादी हो। मेरे अल्लाह ताला ने करम किया, मेरी इसमें कोई कमाल नहीं है, ये मेरे अल्लाह ताला का करम है और मेरे माँ बाप की दुआओं का सदका है। मुझे आप यकीन माने, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ उस टाइम फरिश्ते हैं और इतना बड़ा पंडाल, मैं खुद हैरान हूं कि इस पंडाल को अल्लाह ताला ने कैसे इतना करम किया। ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है, मेरी इसमें कोई फनकारी नहीं है। अल्लाह का करोड़ शुक्र है जी। इसमें बंदा कोई बात करे कि जी मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई, मैंने ये स्ट्रेटजी, बंदा हर टाइम स्ट्रेटजी बनाता है, लेकिन जब तक ऊपर से करम ना होगा तो आपका कुछ नहीं होगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मैंने काफ़ी आपकी तस्वीरें, काफ़ी आपकी वीडियोस देखी जो मुख्तलिफ टिकटॉकर्स के साथ थी। कोई दोस्ती रही, क्या रहा उसके अंदर जो है वो? मैं आपको पहले बता दूं, मेरा किसी टिकटॉकर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। मेरा एक छोटा भाई बना हुआ है, सिर्फ उसके साथ ताल्लुक था, है और रहेगा, लेकिन उसकी हद तक। उसके अलावा मैं किसी, आप मुझे बताया किस टिकटॉकर की और देखे है? वो एक दो लड़का है ना, उसके अलावा रजब, बट उसके अलावा मैंने किसी नहीं, उसके अलावा एक और के साथ मैंने कोई वीडियो जो है वो, मुझे तो नाम नहीं याद बिल्कुल भी, मैं आपको आई कैन शो यू अगर आपको लग रहा है, लेकिन मैं ये कोई सवाल नहीं कर रहा ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई जो है वो बुरी बात है, लेकिन उसमें ये था कि मेरी नज़र से जो है वो गुजरी थी चीज़ एक आधी ना, तो उसमें किसके साथ था? आपको मेरे घर आ जाए हाँ, चल के, हाँ, वो ऐसे ठीक है, इस तरह से। अगर कोई मेरे घर आ जाए चल के, नहीं, लेकिन कोई बुरी बात है कि अगर किसी के साथ कोई ताल्लुक भी होता है मैं तो नहीं रखता। अच्छा। और आजकल का मुआशरा ना इस चीज को ना पता है अजीब रंग देता है। एक तरफ से कहे जाएंगे कि जी टिकटॉकर, दूसरी तरफ से कहेंगे जी तस्वीर उतारनी है। ठीक है, मुनाफकत है ना, ये मुनाफकत भी चलती है, लेकिन एक हकीकत भी है। आपका अच्छा ताल्लुक हो, अच्छी शोहरत हो, अच्छे मामलात हो, वो दूर तक फैलते हैं। जब खुशबुएं अच्छी निकलती हो ना, तो ये दूर दूर तक फैल के आपकी नाम की अच्छी लाज रखती है। अगर खुशबुएं ही आपकी खराब निकले, आवाज़ें ही आपकी खराब निकले, तो आपसे कल कोई हाथ बुलाने को तैयार भी नहीं होगा। कोशिश यही है कि सोबत अच्छी होनी चाहिए, इखलाक अच्छा होना चाहिए, जराना अच्छा होना चाहिए, और आपका रुतबा अल्लाह ताला खुद बढ़ा देगा। और ये बताइए कि अभी जो करंट आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह के बड़े करम, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। कहाँ कर रहे हैं? देखिए जी, मेरा बेसिकली काम है, छोटा सा कपड़े का काम है। कितना छोटा? छोटा सा। अच्छा। वैसे मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, मैं प्राइवेट ही काम करता हूँ कंस्ट्रक्शन, वो भी अपना जाती अल्लाह ताला को जगह दे देते हैं, वहाँ पे मैं को कमर्शियल प्लाजे बना लेता हूँ। आजकल तो थोड़े प्रॉपर्टी के काम को थोड़ा सा मंदा है, लेकिन हमारे में एक कहावत है, वो कहावत ये है कि 12 साल बाद रूढ़ी दी भी सुनी जाती है। तो बात ये है कि प्रॉपर्टी के काम में रूज तो आता ही है, टाइम लगता है। तो आपकी कोई चीज़ अच्छी सेविंग हुई हो, वो अच्छी जगह लग जाए, तो आपके बड़े न्यारे हो जाते हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई अल्लाह पाक दाल लगा ही देता है।
फ्रॉड ना हो, बाकी जो है वो चीज आपकी फ्रॉड कब होता है, यही बात है। ये बात आपको मैं टिप देता हूँ, मेरे वाले साहब कहते होते थे, जब तक लालची इंसान जिंदा है फ्रॉड होता है। फ्रॉडिया भुखा नहीं मरेगा। वाह, सही। अब आपको कोई आके कहेगा उसामा भाई ये आप 1 करोड़ रुपया दें, आपको इसके साथ 2 महीने में 10 लाख रुपया आ जाएगा, उसका ये चेक आ गया, उसका ये हो गया। उसामा साहब अच्छा यार ये क्या तो सही रहा है। अब उसामा साहब के अंदर दिल में लालच आ गई है, चल यार मुझे 10 लाख बचेगा, आजकल कहाँ पे बच रहे। अब वो आई है, आपने दे दी है, आपको चेक मिल गया है। देना बेवकूफ़ी, लेना हिकमत। अब वो आपको कैसे मिलता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन ये एक बात बड़ी हकीकत है, जब तक लालची इंसान जिंदा है फ्रॉडिया भूखा नहीं मरता। सिंपल कारोबार करना है, कारोबार करने के 4 असूल रखो। असूल, बिल्कुल ठीक है। पहला असूल, ये समझने की बात है, अगर कुछ समझे तो। मैं तो अपनी ऑडियंस को पहले भी बताया, अभी बताऊंगा। आपने कोई भी कारोबार करना है तो पहले असूल उसका क्या है कि आपने एक दरवाजे के अंदर दाखिल होना है कमरे में। आप कमरे में दाखिल हो गए हो, क्या आपके बाद निकलने का रास्ता दूसरा है तो तब दाखिल होना, वरना दाखिल ना होना। या आप कोई चीज़ खरीदते हो, क्या आप खुद बेच सकते हो तो फिर खरीदना, वरना ना बेचना, वरना ना खरीदना। सही। पहला असूल इसको मैं ये कहूँगा। सही। दूसरा असूल, एक टोकरी के अंदर कभी भी इकट्ठे अंडे ना रखो। इसको मैं कहूँगा, इसकी मैं तशरीह करूँगा, कभी भी एक कारोबार के अंदर इकट्ठी इन्वेस्टमेंट ना करो। एक टोकरे के अंदर कभी इकट्ठे अंडे ना रखो, बांट के रखो। इसको मैं दूसरा असूल कहूँगा। तीसरा असूल, मुश्तरी खुशार बाश। और चौथा असूल सिंपल ये है, वो पंजाबी में उसको कहूँगा, वांगा अपने हाथ च रखो। कोई भी कारोबार करना आपने करना है, ओके यार आप करो, फ्रेंड में मेरे आप आ गए, लेकिन उसका सारा तरीक़ेकार मैं बताऊंगा। ये अपने असूल 4, इन असूलों के साथ कारोबार करते हैं। पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए। देखिए पार्टनरशिप मैंने बहुत की है। मैंने एक टाइम पे मेरे कोई 100 कितने पार्टनर, नुकसान भी हुआ, बड़े नुकसान हुए। तो रिकमेंड करते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अब मेरा पार्टनर कोई नहीं सिवाय अल्लाह के, सिर्फ वहदहुल ला शरीक मेरा अल्लाह, बड़ा गफूर रहीम है, वो वहदहुल ला शरीक है, मेरा पार्टनर हुआ है बस। मैं इसके अलावा और कोई पार्टनरशिप रखने में तैयार नहीं। पार्टनरशिप नहीं सही। पहले मैंने बड़े पार्टनरशिप, मैं आपको बता रहा हूँ, एक टाइम के ऊपर 104 या 5 मेरे पार्टनर थे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की करनवाजी से फारिग होते गए, सारे सुकून में मैं आया हूँ। देखो हम लोग हैं थोड़े शाह खर्च, हम लोगों को कई पटीके डालती हैं, कई मामलात है। वो एक ना बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत बात है मलिक रियाज साहब वाली, कि पाकिस्तान में जिस बंदे ने कारोबार करना है तो वो फाइल को पहिए जरूर लगाएगा। पहिए लगाए बगैर काम नहीं होगा। तो जब फाइल को पहिए लगते हैं तो जाहिरी बात है बड़े पैसे भी लगते हैं, और जब पैसे लगते हैं तो मैं किस किस को जवाब दूँ, मेरे से नहीं जवाब दे, मैं सिर्फ अल्लाह ताला की हज़ूरी पेश हो सकता, तो उसके अलावा किसी जगह नहीं जा सकता। तो इसीलिए पार्टनरशिप ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म। पहिए लगाने का मतलब तो ये है कि रिश्वत दी जाए, तो रिश्वत देने को जायज़ समझते हैं? नहीं, आप काम नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर माजत के साथ। देखिए रिश्वत मैं इसको लफ्ज़ नहीं कह सकता, कई जगह ओबलाइज करना पड़ता है बंदों को, ओबलाइज करने को कई जगह गिफ्ट देना पड़ता है, तोहफे तोहफ़े देने पड़ते हैं। वो तो फैमिली मेंबरों को भी तोहफे तोहफ़े देने पड़ते हैं, अलग ये इसको अलग ही समझे, अपना तरीक़ेकार अलग ही है। गाड़ियां ना गिफ्ट कर देते हो आप? नहीं एडा में चंगा नहीं है गाड़ियां गिफ्ट करनी है मैंने। वही कह रहे हैं ना, को पता लगे तुम किसी ने मर्सिडीज गिफ्ट कर रहे हो यार, जरा सैंक्शन कर दे। एडे भी सारी लुटारी पई हुई है, मर्सिडीज गिफ्ट करनी है। अल्लाह इस काबल करे तो पहले तो फिर कर भी दबागे भाईजान, गिफ्ट वो फैमिली मेंबरों को करेंगे। सही, इसमें कुछ ही बात है।
वो अल्लाह ताला दे, जब वो बंदा अपने बच्चों को गिफ्ट करता है, बंदा अपनी बहनों को गिफ्ट करता है, अपनी वाइफ को गिफ्ट करता है, अपने कजनों को गिफ्ट करता है, तो फिर तो बंदा मजा भी आता है ना। तो ये जेडे पासे लेके आ रहे मैं उधर नहीं बनना। नहीं देखो मैं तो बड़ा स्मूथ जिहा सीधा साधा जिहा पॉडकास्ट कर रहा जी, बिल्कुल बड़ा सीधा सीधा। कोई दस्या होवे कि फरा गोगी दा मामला की सी मैं कोई और गल दसी होवे, मैं कोई रजब बट फरोलिया होवे, मैं कुछ और कीता होवे, कोई दसो तो सही, कोई गल तो दसो मैं कीती होवे। नहीं दस रहे मैं और फकी बेच रहे मैं। मैं तो बड़ा सीधा जिहा पॉडकास्ट मासूम जिहा पॉडकास्ट कर रहा वा, एक बेज़रर जिहा पॉडकास्ट बहुत बेज़रर। बाकी ਵੇਖੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਮਝਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, पंजाबी जी भी बस पॉडकास्ट करना बड़ा ही मज़ा आता है, ये बताएं मुझे कि पॉलिटिकली और पाकिस्तान के हालात में हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये बेहतर है पहले वालों से? बहुत बेहतर है। इम्पैक्ट कब आएगा? इम्पैक्ट आ गया, नहीं आया। तालीम आज भी महंगी है, रोटी आज भी महंगी है। मेरा बच्चा पढ़ रहा है सर, कितनी फीस जरा घट हुई है? फीस की मेरी बात सुनिए, मैं थोड़ा सा मजीद बता देता हूँ। तालीम महंगी है, खाना आज भी महंगा है, आपकी गंदम की जो किसानों के साथ हुआ वो आपके सामने है, रोटी फिर भी 15 रुपए की है, गंदम आपकी कहाँ पे आ गई आपके सामने है, हेल्थ फैसिलिटीज़ आपके यहाँ पे वैसी की वैसी हैं, आपकी जो डॉलर की कीमत है वो वहीं के वहीं है, थोड़ा सा पेट्रोल के अंदर बेहतरी आई, बिजली इतने ऊपर ले जा के उसको थोड़ा सा बेहतर कर दिया। ये सारी चीज़ें मैं आम आदमी के, मेरा मसला आम आदमी है कि वो मेरा मसला है। रोटी और गंदम को एक काउंट में कर लेते हैं, ठीक है। जब 2018 में हुकूमत आई थी ना, तो हम ना बड़े पछताते थे, कोई मैकेनिज्म नहीं है, चीनी का रेट एकदम जंप लगा रहा है, रोकने वाला कोई नहीं है। कौन रोकता? अंदर ही बैठ के रात के टाइम उसका गैमलिंग हो रही होती थी चीनी की, मेरे सामने मिनिस्टर कर रहे होते थे। मैं किसको कहूँ? मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे सामने वहाँ पे गंदम का रेट निकलता था, गंदम क्या होगी, इतनी तुम उठा लो, इतना ये कर लो, इसको फिर डीसी रेट में कर देंगे, ये कर देंगे। थोड़ा सा देखिए, खान साहब को सारा पता था, सब पता था। अब मैं पहले बारी बारी पे आऊँगा। खान साहब करप्ट हैं। मैं एक फर्म का CEO, अब मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है, मैंने ये लॉन्च कर दिया, इसका डब्बा टिश्यू पेपर। नहीं इसका क्यों करेंगे आप? ये हमारा इसका चिल्तन प्योर का करें ना, ब्रांडिंग करनी है तो राज के करें ना। आपको एक छोटी नहीं बोले इसका नाम बोले चिल्तन प्योर। भैया बोले जी ये मजारी साहब है, ऐसे थोड़ी है। आप इसको पकड़ के इनका मैं बड़ा मजे से चार बड़े शौक से करता हूँ। अभी आपके साथ जाएगा। मेरी आपकी मोहब्बत है। अच्छा, अब मैं ये एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, अब ये मुझे पता है प्रोडक्ट ये मार्केट में बिक रही है, अब मेरे नीचे बैठा हुआ बंदा इसको ब्लैक करके बेचे, मुझे क्या ऊपर पता नहीं चलेगा? मैं भी कहूँगा अच्छा ब्लैक कर रहा है, रेट बढ़ा है, ओके करो, मुझे क्या नहीं पता होगा? नहीं पता होना और हिस्सा जाना बड़ा फर्क है यार। मैंने किसी बंदे से ये नहीं सुना कि वो करप्ट थे। करप्ट आप किसको कहते हैं? जो हिस्सा लेता हो, हिस्सा लेते जो खाता हो। अच्छा, अब आप और मैं दो भाई हैं, आपको मैं बड़ा ईमानदार हूँ, आपका भाई वहाँ पे उसी घर में बड़ा अच्छा तरीके से खा रहा है, हर चीज़ पकड़ रहा है, फर्म एक ही है, तो उसको क्या कहोगे आप? फर्क है। मैं फिर कहूँगा, मेरी बड़ी क्लैरिटी है। आपने मेरे टीवी टॉक शोज अगर देखे होंगे तो मेरे से बड़ा नाकिद शायद आपको कोई मिला होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा, लेकिन इस बात पे मुझे कोई अभी भी आप भी नहीं कह रहे ये वाली बात। आपने भी एक बार ये वाली बात नहीं की कि इमरान खान साहब करप्ट थे और वो करप्शन करते थे और वो पैसे खाते थे, आपने भी एक बार नहीं कहा। मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, एक बात हकीकत है, मैंने उनको बताया जाके ये करप्शन हो रही है, ये चीज़ें खाई जा रही है, ये चीज़ें हो गई है। इस बंदे ने मुझे आपसे मिलने के लिए मुलाकात की, ये नंबर दिए, इसने भी मेरे से पैसे लिए हैं, ये क्या क्या है? जब क्या कि लाहौर पहुँचा हूँ, पीछे से टिकट रोड से नाम भी निकल गया, पीछे से 3 FIR अलहदा हो गई, चौथी FIR 3 दिन बाद हो गई, पीछे से पता चला जी ज़ुबान को किसी पार्टी में और किसी फंक्शन में नहीं बुलाना, कोई कुछ नहीं कहा। इसको आप क्या कहोगे? मेरा सिंपल सा सवाल है। नहीं सवाल नहीं, मुझे पहले आप जवाब दो। मैं इसको मैं एक चीज बता के आया हूँ,
ये I'm चीज not a है follower उसके ऊपर। of I'm not a follower of PTI. PTI के फॉलोअर इस पे कहते हैं कि जी वो बाकी सारे लोग करप्ट थे, खान साहब करप्ट नहीं थे। खान साहब, मैं तो मानूंगा जी खान साहब भी करप्ट थे। दैट्स द आंसर। सारी दुनिया कह रही है पीनी साहब ने, पीनी साहिबा ने खाना खराब कर दिया मैं है। सिर्फ खान साहब की बात कर रहा ठीक, चलो ठीक है भाई, मैं इतनी क्या बहस। हूं। नहीं बहस नहीं है। अल्लाह खान साहब का भी भला करे। आप इरिटेट क्यों हो रहे हैं? मैं नहीं तो नहीं, मैं irritate नहीं हो रहा, एक हकीकत को हकीकत भी ना बयान करूँ यार। करे ना, ये तो कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि करें। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि ये बंदा सच्चा नहीं है। ओके ठीक है, इसको हमारी अदालतों ने साथी को रमीन भी बना दी है। ठीक है। अब किस अदालत की बात करूं जिसने ये साकिब निसार वाली की बात करूं कि पुरानी किसी और अदालत की बात करूं जिससे कोई ने फतवे लगाने हैं। यहाँ पे तो रोज जमीर बिकता है, यहाँ पे तो रोज ईमान बिकता है, यहाँ पे तो हर किसी का माल बिकता है। बंदा किसकी बात करे? ये जरूर कहते हैं हम अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की खैर करे। अच्छा, अब हालात कैसे बेहतर हो रहे हैं आप बता रहे थे, सवाल ये था। हर चीज़ के ना एक टाइम मुकर्रर होता है, हर चीज़ की एक चीज़ लिमिट होती है। हमें बिजनेस है, हमने सोचना पहले बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। आज गंदम का रेट कम हुआ है, इसको फ़ायदा किसको हो रहा है? आप किसानों की बात कर रहे हो ना, किसानों को रोको। क्या ये मेन कंज्यूमर तक आटे का रेट फर्क नहीं पड़ा? नहीं सर जी, किसने कहा है? सर मुझे ये बताएं। अच्छा चलो बताएं, आप रोटी बताएं। रोटी जो है रोटी वो कितने रुपए की है? 15 रुपए की। किसने कहा है? मैं रोज खरीदता हूँ। आप कौन सी खरीदते हैं 15 रुपए की? जो सादा रोटी होती है। यही तो फर्क है ना। हाँ, 100 ग्राम की लेते हैं कि 120 ग्राम वाली लेते हैं? 120 ग्राम वाली जो है वो 20 रुपए की है। 120 ग्राम 15 रुपए की है, 100 ग्राम नहीं। वाली भाईजान मैं आपको बजट बैटर लगा लो, वो बता रहा हूँ, बजट बैटर लगा लो यार। बैठ के लगानी है आप। मेरे से चलो आज, आप जो अभी चलते आप हैं। जो होटल रहते हैं ना, मैं बजट खाने का अच्छे ना तो थोड़ा वहाँ पे सा चलो। आगे चलेंगे और वहां पे मैं हम चेक कहता कर हूँ लेंगे। भाई जी, मैं खाने का अच्छे ना तो वहाँ पे चलो। देखिए मैं यहाँ पे है डिफरेंट हिम्मत भी जाने की। ये जी निकले फिर। डन भाईजान। है 14 रुपए की है, 14 रुपए की है। चले कौन सी 120 ग्राम है? 100 ग्राम 10 रुपए की है। अब देख किसी भी तंदूर पे चले जाओ आप। अरे 100 चले ग्राम। चले चले अच्छा, चले अब चले मैं हम उसमें चले ये गए। मैं चीज़ छोटी सी मैं ये एक बात बताता हूँ आपको, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? नेगेटिव इम्पैक्ट ये आएगा, अगर कंज्यूमर तक पहुंच रही है एक लम्हे के लिए ठीक है, लेकिन आप समझते हैं कि जो गंदम का रेट है वही रेट किसान को वारा भी खा रहा है या नहीं? आगे भी चलता हूँ। आज गंदम लगाना छोड़ दे, किसी और फसल पर चला जाएगा, अगले साल बुरहान पैदा हो जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। ये बात आ गई, ये पिछले साल भी हुई थी। पिछले साल भी गंदम यही कहा गया। अब थोड़ी सी मुझे बात करने का मौका दे, मैं आपको ये बात बताता इतनी हूँ। कम नहीं थी कीमत। भाईजान आज क्या की रेट है गंदम की? मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। नहीं पता ना, तो मैं वही बताना एग्जैक्ट चाहता हूँ। हाँ बताए। वही बताना चाहता हूँ। आज 2200-2300 रुपये रेट है, ठीक है, सरकारी कोटे का। ऐसे ही है, पिछले साल गंदम का सरकारी कोटे का क्या रेट था? ये पहले 5000 से ऊपर अनाउंस हुआ था। अल्लाह, किसने किया था? ठीक है, हुकूमत ने किया था ना। कौन सी हुकूमत ने किया था? ये इसी हुकूमत ने, आपकी हुकूमत नहीं ने। नहीं, सर जी इन्होंने किया था, मैंने प्रोग्राम किया था इस पे, और मैं उसके आपको बाद दोबारा इसी बताता हूँ। हुकूमत ने रिवाइज रेट कर दिए थे। भाईजान रिवाइज नहीं किया। जब इमरान खान की पंजाब की हुकूमत गई है तब इसका सरकारी रेट 48 रुपया बंद था, ठीक है। उसके बाद निगरान सेटअप आया, निगरान सेटअप के अंदर इसको रिवाइज किया, इसको 42 रुपये ले आए। फिर जब मरीम नवाज की पंजाब हुकूमत आई, इन्होंने इसका डायरेक्ट रेट नीचे करके 28 रुपया बंद कर दिया। 28 रुपया बंद करने के बाद भी इन्होंने नहीं उठाई, इन्होंने कोटा सिस्टम से नहीं खरीदी। किसानों ने फिर बाहर ज़मींदारों को बेची, बाहर इन्वेस्टरों को बेची, तब जाके बेची 2500, 2400, 2600 इस रेट में। अब इन्होंने सरकारी रेट इसका किया था 2500 से 2600, ठीक हो गया। अभी भी इनके पास इतना स्टॉक मौजूद था कि इन्होंने किसानों से वो गंदम नहीं खरीदी, जिससे किसान काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं। मैं ये किसी किसानों को आपको डिग्रेड करने नहीं आया हुआ, लेकिन मैं एक आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि अब गंदम बिक रही है मार्केट के अंदर 2200-2300 के अंडर। ये भी एक हकीकत है कि ये जो ज़राअत की पैदावार से जो पैसा आता है ना, ये बिजनेसमैनों को अलग-अलग सेक्टरों में जाता है। इसी
गंदम की खरीदारी के बाद डिपेंड करता है कि ये रेट अपने फैमिली की बच्चों की शादियों का दिन रखते हैं। उन शादियों के दिनों में जिन्हें कोई कपड़ा खरीदना होता है, किसी ने जेवर खरीदना होता है, किसी ने कोई बर्तन खरीदने होते हैं, किसी ने जहेज खरीदना होता है, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें खरीदनी होती है, वो यही पैसा जब इकट्ठा किसानों के पास होता है तो वो लहदा सेक्टरों में जाता है। आजकल अप्रैल आ गया, मई आ गया, मई में अप्रैल के अंदर वाटियाँ हम कहते हैं, वाटियाँ शुरू हो गई। जब वाटियाँ शुरू होती हैं तो दुकानदारों का मंदे शुरू हो जाते हैं। जो भी पांडी हजरात या अच्छे जमींदार ये सारे कुछ यहाँ से पैकअप करके जो बड़े बड़े शहरों में कारोबार करते हैं, वो पूरे साल का अनाज इकट्ठा करने के लिए अपने अपने मुतलका इलाकों में चले जाते हैं। यहाँ पे एक महीने के अंदर वो अपना अनाज इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं या सेल करते हैं। उसके बाद फिर वो अपने कारोबार की दोबारा शक्ल में आते हैं। इस वक्त किसान के साथ ज्यादती हुई है, जिसको अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए गवर्नमेंट को रिलीफ देके। बिल्कुल सही है। और रिलीफ किस शक्ल में आना चाहिए कि आगे किसान को सस्ता बीज दे, उस सस्ते बीज के साथ उसको सस्ती कर्जा स्कीम दे, जिससे वो जमीनों के अंदर दोबारा अनाज लगाए, जिससे दोबारा आमदरफ्त और दोबारा पैदावार में इजाफा हो। ये तरीके का स्ट्रेटजी का। ठीक है, चले। अब दूसरी बात सुन ले, इम्पैक्ट जब तब आएगा जब आपका मिडल मैन पकड़ा जाएगा। मैं एक ग्रास रूट लेवल का बंदा हूँ। मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि मैंने खुद दुकानदारी की है। मैं दुकान सेल मैनिंग मैंने शुरू की थी सबसे पहले। सेल मैनिंग करने के बाद मैं खुद दुकान पे होलसेल का कारोबार मैंने किया है। मैं खुद दुकान पे बैठता था, कस्टमर से मिलता था, उनसे बातें करता था, उनसे डीलिंग करता था, माल सेल भी करता था, खरीदता भी था, बनवाता भी था। मैं ग्रास रूट लेवल का बंदा हूँ। अब मिडलमैन किसको कहते हैं आप? अब वो बताता हूँ। आप लाहौर में चले जाएं, सबसे बड़ी फ्रूट मंडी और सब्जी मंडी है बदामी बाग की। अब बदामी बाग जाते हो, बदामी बाग की मंडी के अंदर आपको पता है जमींदार लेके जब आलू आता है, आज भी आलू किस रेट में जा रहा है? बड़ी छलांग लगाओ, 15 रुपए का। कितना मैं क्या है? 15 रुपए। 15 रुपए का। और उसकी वो 5 किलो की दरी जो सी है, वो बड़ी बड़ी छलांग लगा लो जी, वो 100 रुपए की दरी हो जाएगी उसकी, या 110 रुपए की हो जाएगी, इसकी गिरती हो। अब वो जब जमींदार पीछे अपने खेतों से लेके जब वो किराया खर्च करके यहाँ पे मंडी के अंदर आते हैं ना, तब ये बड़े बड़े जमींदार ना उनसे वो आलू खरीद लेते हैं। मैं एक ही मिसाल दे रहा हूँ आलू की अभी फॉर एग्जांपल। जब वो आलू खरीदते हैं ना, तो सबसे पहले ना उसके अंदर आ जाती है मार्केट कमेटी। जो नीचे शिकारी बैठे हुए हैं ना मार्केट कमेटी के, वो सबसे पहले 1.5 रुपया अपना रखते हैं। वो आलू की कीमत चली जाती है 16.5 रुपये। उसके बाद एंटर हो जाता है मिडल मैन, जिसको फरिये कहते हैं। फरिया क्या करता है जी कि एक जमींदार के पास गया, जमींदार और जिसे स्टॉक करने वाला जो है स्टेक होल्डर, उसने उसका रेट बढ़ाया कि जी ठीक है मैं 2 रुपये मैं कमाऊंगा। 2 रुपये वो कमाता है, आलू का रेट चला जाता है 18.5 रुपये के ऊपर। वो देता किसको है? वो डायरेक्ट नहीं सेल करेगा, वो बेचेगा मिडल मैन को। मिडल मैन आता है, मिडल मैन उसमें अपने 3 रुपये या 4 रुपये रखता है। 21-22 पे पहुंच गया। वो 22 पे पहुंच गया। 22 वाला जाके वो जब मार्केट में सेल होता है और लिस्टें इनकी हिसाब की बन जाती है, वो सेल होता है, वो चला जाएगा जाके आम कंज्यूमर के पास। जब पहुंचते पहुंचते जो नीचे छोटे सब्जी वाले होते हैं, उन्होंने भी को 5-10 रुपये कमाने होते हैं कि नहीं कमाने होते, वो जाके 30 में बेचे। रकम जो सी है, रकम 15 से डबल हो गए 30 में चली गई। तो वो 15 रुपए का गैप आ गया। सिस्टम हुकूमत ने बनाना है ना। ये समझने की बात है और ये समझाने की बात है। ये तो एक हमने सिर्फ उसकी ज़राअत की और जनाज की बात कर ली ना। हर चीज में इसी तरह का काम है। स्कूलों में भी, स्कूलों में भी है, अस्पतालों में भी, अस्पतालों में भी है। तो हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत इस टाइम जो बेहतरी कर सकती है वो की है, लेकिन देखिए अब आप यहाँ पे आज देखा जिनकी हुकूमत है वो कौन सा पहले दफा आए हैं। ये गवर्नमेंट जो सी है ना, इस गवर्नमेंट ने मैंने देखा है, बड़ा करीब होके देखा है कि ये कोई काम करना चाह रही है। यहाँ पे तो टेंडर बिकते हैं, यहाँ पे तो डॉक्टर बिकते हैं, यहाँ पे तो हर चीज बिकती है, लेकिन इन्होंने कोई नखेल डाली है।
इन्होंने कोई मैकेनिज्म का सिस्टम बनाया है, डर पड़ गया है। क्यों नहीं अब आवाज आ रही कि फलाने एमएस का रेट निकलना, पहले तो निकलते थे। क्यों नहीं आवाज आ रही कि फलाना टीका शॉर्ट हो गया, पहुंच तो रहे हैं। भूल गए हम क्या क्या चीजें शॉर्ट हो जाती थी पिछले गवर्नमेंट के अंदर, अब क्यों नहीं हो रही? इन्होंने इस चीज के ऊपर हाथ तो रखा हुआ है, काम तो कर रही, बिल्कुल सही है। आगे इंशाल्लाह बेहतरी कर लेंगे। मैं उनको डिफेंड नहीं करने बैठा हुआ, नहीं आपको करना चाहिए, इत्तेहादी हूं, आप इत्तेहादी हैं, आपको डिफेंड करना इत्तेहादी चाहिए। हूं, लेकिन हकीकत सामना करना बहादुरी है। मैं देख रहा हूँ शीशे के अंदर, मैंने बड़ा अच्छा वेल ड्रेस होके बैठा हूँ, बेस कोट पहनी हुई है, बटन लगाए हुए हैं। कभी शीशे की असल शक्ल देख लोगे ना, आपको पता चल जाएगा असल बंदा क्या है। इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया जो है ना, ये टोटल झूठ है। क्या मेरा भी तो सोशल मीडिया पे जाना है, पॉडकास्ट, इसके पॉडकास्ट के अंदर मैं हकीकत बयान करने यहाँ पे आपके साथ, ये डिबेट हो रही है। हाँ, ऐसे ना करें। मैं आपको इसकी देखे ना बात की है ना, अब आपने बात का रुख दूसरी तरफ ले गया। मैं मिसाल दे रहा हूँ, हमारी जो नई जनरेशन है ना, नहीं आपको मजा नहीं आ रहा पॉडकास्ट पे? क्यों नहीं आ रहा? अच्छा। सही है, अच्छा है, और अच्छी बातों में से बातें नहीं कर रही है ना। मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, मैं उसको उसकी तशरीह की तरफ लेके जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये सोशल मीडिया टोटल झूठ है। वो क्या झूठ है वो सुने। अब आप पहले टीवी चैनलों के ऊपर ना लोग इंतजार करते थे, 9 बजे रात को बुलेटिन चल रहा है, फिर दौर जदीद आया, फिर एक घंटे बाद खबरें आने लग पड़ी, फिर बाद में ब्रेकिंग न्यूज की एक आ गई, दौर और जदीद हो गया, स्पेशल ट्रांसमिशन हो गई। उसके बाद फिर आज लोग टीवी इतना नहीं देखते, बिल्कुल सही। फिर आजकल हम चले गए डिजिटल दौर के ऊपर। हमारे हाथ में मोबाइल है, हमने ऐसे ऐसे दिखी जाना है, क्या है, दुनिया फास्ट होती जा रही है। अब हम इसकी भी किस्में हैं। आप देख लें यूट्यूब की वीडियो को दौरानी आ जाएगा 3 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट। फेसबुक की वीडियो को दौरानी आ जाएगा 1 मिनट, 1.5 मिनट। अब इससे फास्ट आ गया है टिकटॉक, उसकी दौरानी उसकी आ गई 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट मैक्सिमम। 1 मिनट बहुत ज्यादा, टू मच है, आ गई। अब उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ये होता है जी, लो जनाब मुल्क ज़मान आया। मैं अपनी मिसाल दूंगा, मैं किसी को क्यों कहूँ। आप भी स्टार हैं। और भजन ये अल्लाह की करम नवाज़ी, बंदा कुछ नहीं है। जब तक अल्लाह ताला की करम से करम ना हो, अल्लाह ताला की तरफ, तो बंदे को उसमें कोई कमाल की बात नहीं। एकदम से आप मजबी हो जाते हैं। कभी मजबी नहीं, मैं हकीकत हूँ लिया करें ना भजन में, हकीकत में मजबी बात करूँ। स्टार नहीं है आप? नहीं भजन, मैं तो अल्लाह ताला का आजिज़ बंदा हूँ। अच्छा, मुझे आप यहाँ पे नीचे बैठा के रोटी खिला के मैं खा लूंगा। स्टार आजिज़ नहीं हो सकता? हो सकता है, ये अल्लाह ताला की देन है। तो फिर माने ना। देखिए मैं ये चीज़ है, जब अल्लाह ताला किसी को रूज देते हैं ना, ये भी उसकी इम्तिहान होती है। अग्रीड। अरूज को दुनिया कहती है ज़वाल है, कहती है, मैं कहता हूँ नहीं है। अरूज को ज़वाल नहीं है, गरूर को और तकब्बर को ज़वाल है। बिल्कुल सही। जब बंदा अरूज में आके तकब्बर और गरूर में आएगा तो उसका ज़वाल शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। और बड़ी ये सिंपल सी लॉजिक वाली बात है। यही आपको समझाना चाह रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉक की मिसाल दे रहा हूँ। लो जनाब, बड़ी सी गाड़ी में से उतरा मुल्क ज़मान, पीछे 8-10 गनमैन है, डाला है साथ, गनमैन उतरे हैं, वो वीडियो बन गई, लाइव स्टार आ गई, ये हो गया। और लोगों ने देख लिया, लोगों ने कहा यार ये क्या है भाई, ये कौन है भाई, क्या है फला, बातें हो रही शुरू हो गई। और कभी हकीकत पूछो, शायद वो गाली मांग के लेके आया हो, गनमैन किसी की हो। हमने वो तस्वर छोड़ दिया, हमने जो ये देख लिया यही हर्फ आखिर हो गया। अच्छा, मलिक ज़मान की अपनी है, मैंने नीचे देखी है, खड़ी हुई है, ज़रा पॉडकास्ट में है, मैंने दिखानी नहीं है, ये मांग के नहीं लाए। नहीं यार अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तो मैं देखिए किसी है गार्ड्स भी मैंने देखे, वो अगर आपको किसी वीडियो में नजर आए तो वो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता कि वो मांग के आए हैं, क्या हुआ है। गाड़ी इनकी अपनी है और बड़ी गाड़ी है, काले रंग की गाड़ी है, नीचे खड़ी हुई है। अगर ये रेहान मेरा साथ दे तो फोटो भी लगा देंगे इस चंग के साथ हम। अच्छा, बात करने का आप इतना सीरियस हो जाते हैं, आपने तो पॉडकास्ट को बिल्कुल ही वो कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि भाई मैं किसी के ऊपर को तोमर लगा के उसको निशानदेही के लिए उसको निशाना बनाऊं, वो हमारे में हमें तरबियत नहीं दी हुई। मैंने अपनी मिसाल दी है कि यार कल को बात हो मेरे पे ही बने। बिल्कुल ठीक है। मेरे वालिद साहब ने ना एक अच्छी तरबियत मुझे समझाई हुई है, यार किसी की जातियत के ऊपर ना जाना।
तो मैं जातियत के ऊपर नहीं जाता, ना हमें ये जातियत का बताया गया। कहने का मतलब ये है सिंपल कि मैं इस चीज को झूठ कहता हूँ और अपनी नई नस्ल को पैगाम देता हूँ, बार बार ये कहता हूँ कि बेटा चीजों को देख के कभी आइडियल ना बनाओ। हमारे आइडियल सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, उनको देखो, उनकी निस्बत देखो। जिसने आज की दुनिया में कामयाब होना है चुप करके अपने माँ बाप के पांव दबा के सोए। आज जो बंदा ये अमल कर लेगा उसको दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला ने बड़ा रूज देना। तो मेरा तो मानना भाई ये सिंपल। कैसा रहा पॉडकास्ट? आउट क्लास ऑसम। ये कैमरे के बाद भी ऐसे ही कहेंगे? हाँ अच्छा, ठीक है। वालेकुम साहब, बड़ा अच्छा लगा, अरसे बाद मुलाकात हुई और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दोबारा भी आपको ज़हमत देंगे, डिस्कस करेंगे, बैठेंगे। हमने कोई इसको इतना फॉर्मल नहीं रखा, एक फ्लो के अंदर चीज़ें हमारी चलती गई और बड़ा जो है वो अक्सर जाती है ना किसी जगह तो पूरा एक स्क्रिप्ट लिखा होता है, सेशन होते हैं, कॉमेडी सेशन आ गया, फलाना सेशन आ गया, वो तो कुछ चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। कोई रैंडमली बातें नहीं है, वो हमने जो है वो रैंडमली बातें, रैंडमली वाली बात को बड़ा एंजॉय करके जो है वो किया। बड़ा अच्छी चीज़ें रही जो आपने बयान की और एक तूफानी रेला आएगा इसके ऊपर, तूफानी बदतमीजी का। हाँ, वो एक आएगा। और मजे की बात बताऊं, मैं तो तैयार हूँ, मैं तो आपसे तैयार हूँ। मुझे तो पॉपुलर ही उन्होंने किया। ठीक है। एक जगह बैठा हुआ था तो मैंने सच बोल दिया, उसके बाद पूरी गाली गलौज ब्रिगेड मेरे खिलाफ। मैं भी जाहिर बात है इन लौंडे लपाड़े से डरने वाला हूँ, इनकी ऐसी कि तैसी, सामने आएगा टोटे भी कर दूंगा, मैं को बनाने वाला हूँ इनका। उसके बाद फिर मैंने भी क्या स्ट्रेटजी अपनाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इसी जमात में से निकल के आया हूँ। अगर ये बदतमीज है तो 10 गुना बड़ा बदतमीज मैं इनसे हूँ। इन्हीं का तौर मैंने भी निकाला हुआ है। क्या? वो बैठ के ऑफ दी रिकॉर्ड बताओगा, अरे वो दादी तारा फिर पीछे जा रही है। जाया जे मैं वो फार्मूला लाना है, लाला लोईता देता सर। बहुत मजा आया आपके साथ, बड़ा अच्छा रहा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमने बड़ी दिल की बातें पूछी और की, हमने बड़ा कुछ आपको, हमने कुछ हिडन वर्ड्स में इसलिए बताया कि मुझे मलिक साहब की ये बात अच्छी लगी कि जो इस वक्त पहले ही मुश्किल में है, क्या उसका नाम लेके क्या उसको जो है वो इस तरह से करना। मलिक साहब की बातें गलत हैं या दुरुस्त हैं, ये या तो वो बता सकते हैं या इसका फैसला आपने करना है। मेरा काम था सवाल करना और वो चीज़ें आपके सामने रखना कि वो शख्स जो इतना अरसा एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहा और क्या क्या कुछ देखा और क्या कुछ फेस किया, वो आपके सामने रखा है। बाकी इनकी ज़िंदगी के हवाले से, इनकी ज़ात के हवाले से, इनके कारोबार के हवाले से वो भी चीज़ें आपके सामने रखी जिसमें सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। और मैं समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया के लिए उन्होंने पैगाम दिया है यूज़र्स को भी और कंटेंट क्रिएटर्स को, वो भी बड़ा अहम पैगाम है कि ना तो झूठ दिखाएं और ना झूठ देख के अपने लीडर बनाएं। बड़ी खूबसूरत जो है वो आज की गुफ्तगू रही। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।